हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक, यानी ये भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, यानी कौन भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किसका? तो भारतीय स्टेट बैंक का। तो याद रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं एक क्रिकेटर जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो भारतीय स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, ठीक है। घबराना यानी कंफ्यूज नहीं कर जाना है। भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, वो भी ब्रांड एम्बेसडर से ही संबंधित है। क्या कहा जा रहा है आपसे कि बंगाल राज्य यानी पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। अब ये पश्चिम बंगाल जो एक राज्य है हमारे भारत का, उसका जो नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किनको नियुक्त किया गया है? तो ये भी एक क्रिकेटर ही है जो कि बहुत ही फेमस है और उनका नाम है सौरव गांगुली। क्या नाम है? सौरव गांगुली। तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर नए बने हैं, यानी जिनको नियुक्त किया गया है, वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली बंगाल राज्य के क्या है? नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। और यदि भारतीय स्टेट बैंक का पूछा जाए तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है भारतीय स्टेट बैंक के और दूसरी तरफ है सौरव गांगुली बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है इजराइल हमास युद्ध से संबंधित है। ये दोनों प्रश्न आपके इजराइल हमास युद्ध से संबंधित है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान, यानी भारत सरकार ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए। जब इजराइल हमास युद्ध हुआ तो इजराइल में जो भारतीय थे, वहां जो रह रहे थे, उनको भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन से ऑपरेशन चलाए। ठीक है, समझ गए ना। तो याद रखना है कि इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। क्या नाम था? ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उसको भारत वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाए भारत सरकार ने, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन अजय नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है अगला, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम क्या दिया। यानी इजराइल ने जब हमास के खिलाफ लड़ाई छेड़ा तो उस लड़ाई का जो कोड नाम है वो क्या रखा। तो याद रखना है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का जो कोड नाम दिया वो है ऑपरेशन, क्या है? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई शुरू किया उसका कोड नाम क्या दिया? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा भारतीयों को जो वापस लाया गया इजराइल हमास युद्ध के दौरान, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। दोनों दो चीजें हैं, एक भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया भारतीयों को वापस लाने के लिए और एक है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए उसका एक कोड नाम रखा जिसका नाम है ऑपरेशन, क्या नाम है? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों प्रश्न, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि कालाजार को पूरी तरह, हम लोग जानते हैं कालाजार एक बीमारी है। क्या है? कालाजार एक बीमारी है। तो कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि कालाजार नामक बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, या
लक्ष्य रखा गया है वो किस वर्ष तक, यानी कहने का मतलब कि किस वर्ष तक कालाजार को पूरी तरह जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना है कि 2023 तक। कब तक? 2023 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। तो याद रखना है कि कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2023 तक रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी भारत जो है वहाँ कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, यानी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो कितने हैं? याद रखना है कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। क्या है? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसका मतलब है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सबों के पास क्या, उन सारे राज्यों के पास अपना हाई कोर्ट्स नहीं है, यानी कुल मिला के कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका मतलब है कि सबों के पास अपना हाई कोर्ट्स नहीं है। क्लियर है? तो याद रखना है कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। हमारा 7वां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य सरकार ने यानी भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां के सरकार यानी जिसके राज्य सरकार ने 2025 तक, ये भी याद रखना है, कब तक? 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य यानी ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि जहां की सरकार ने 2025 तक अपने राज्य को भारत का पहला हरित राज्य बनाने का क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। हरित राज्य का मतलब हुआ कि जो प्रदूषण से मुक्त हो, जहां हरियाली ही हरियाली हो। ठीक है। तो याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कब तक? 2025 तक अपने राज्य को भारत का पहला हरित राज्य यानी ग्रीन राज्य बनने का क्या रखा? लक्ष्य रखा। और वहां जो है तो डीजल और पेट्रोल वाहन, यानी वहां जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, वाहन है, उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये कहा गया है कि हम लोग जो हैं डीजल और पेट्रोल, हमारे राज्य में जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसको किसमें ट्रांसफर कर देंगे, मतलब उसकी जगह हम कौन सी गाड़ियां चलाएंगे? तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां इस्तेमाल में लाएंगे। ये कहना है किनका? तो हिमाचल प्रदेश सरकार का, चूंकि उन्होंने 2025 तक अपने राज्य को भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। आगे अगला हमारा प्रश्न है कि मेथनॉल जो कि क्या है? ईंधन की तरह यूज किया जाता है। तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों, याद रखना है पहली बसों, यानी मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कब हुआ? मतलब अब बस जो है क्या डीजल की जगह किससे चलेगा? मेथनॉल से चलेगा। तो ये कहां इसका अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया? तो याद रखना है कि ये कहां किया गया? तो बेंगलुरु में। कहां? बेंगलुरु में इसका अनावरण, इसका उद्घाटन किया गया। पहली बार वहां की जो बसें हैं वो मेथनॉल से चलेगी। और इसका जो अनावरण किए हैं वो किए हैं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जिनका नाम है, क्या नाम है? नितिन गडकरी। क्या नाम है? तो नितिन गडकरी। उन्होंने बेंगलुरु में क्या किए? तो पहली बार जो है मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किए। कौन? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा क्या किया गया? इसका अनावरण किया गया। ये भी याद रखना है। हो सकता है पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी साहब है। ठीक है, याद रखना है। हमारा नवा प्रश्न है जो कि पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अब ये देखिए भूपेंद्र यादव यानी जो कि क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं। देखिए भूपेंद्र यादव आपके जो हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। और ये केंद्रीय क्या है?
केंद्र स्तर पर, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है वो हैं भूपेंद्र यादव। क्या है? भूपेंद्र यादव। तो याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, उन्होंने क्या किए, तो अरावली हम लोग जानते हैं कि एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली रेंज यानी अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना, या इसी को कहा गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो इसका उन्होंने अनावरण किया, उद्घाटन किया। कौन? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है क्या किए, अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया। और वो कहाँ किए, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए आपका हरियाणा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हरियाणा राज्य, हरियाणा क्या है, हमारे भारत का एक राज्य है। वहां पर एक जिला है गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम जिले के ही टिकली गांव में, कहां? टिकली गांव में क्या किया गया है, तो इस परियोजना का अनावरण किया गया है। किनके द्वारा? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले के टिकली गांव में। ठीक है, क्या किया गया, तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। ठीक है, समझ गए ना। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है, चूंकि ये जो आपका है अरावली रेंज जो है वो इसका विस्तार कहाँ है, हरियाणा में भी है। ठीक है, तो हरियाणा में जो इसका विस्तार है वहां के 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा अरावली रेंज का, उसको क्या करना है, हरा भरा बनाना है इसका उद्देश्य। और भी भारत में कितने, 5, कुल मिला के 5 राज्य में जो ये अरावली रेंज का विस्तार है, तो जहां जहां है वहां पर क्या किया जाएगा, उसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में उसको क्या किया जाएगा, हरा भरा बनाया जाएगा अरावली रेंज को। ठीक है, तो यही इसका मोटो मेन उद्देश्य है। तो याद रखना कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना यानी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का अनावरण कहाँ किए, तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के टिकली गांव में इन्होंने किए। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है कि भारत में 1862 ईस्वी में, कब की बात हो रही है, 1862 ईस्वी की बात हो रही है। तो भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार कितने उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो देखिए ये आजादी से पहले की बात है और ये किससे संबंधित है, तो उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1862 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार, ठीक है, कब, पहली बार, इससे पहले नहीं खोला गया था, कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स खोले गए। तो याद रखना है कि 1862 ईस्वी में कुल 3 उच्च न्यायालय खोले गए। कितने? 3 उच्च न्यायालय खोले गए। याद रखना है कि 1862 ईस्वी में पहली बार भारत में कितने, तो कुल 3 उच्च न्यायालय खोले गए। कौन कौन? तो एक था कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, समझ गए ना। दूसरा है बंबई उच्च न्यायालय, और तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है। तो याद रखना है कि 1862 ईस्वी में पहली बार कुल कितने उच्च न्यायालय खोले गए भारत में? 3। एक पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा है बंबई उच्च न्यायालय और तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले प्रश्न में देख चुके हैं कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अब है कि भारत का 24वां उच्च न्यायालय कब और कहां स्थापित किया गया, यानी 24वां जो है भारत का जो 24वां उच्च न्यायालय है, 24वां 24th हाई कोर्ट जो है वो कब और कहां स्थापित किया गया। तो याद रखना है कि 2019 में, कब, 2019 में ये 24वां उच्च न्यायालय खोला गया। देखिए 25वां, इसके बाद एक लास्ट जो है 25वां, वो भी 2019 में ही होगा, लेकिन वो कहीं और खोला जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो 24वां उच्च न्यायालय है वो 2019 में खोला गया, यानी स्थापित किया गया। और ये कहां, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया। हैदराबाद में स्थापित किया गया, किस नाम से, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से, उच्च न्यायालय के नाम से। तो कहने का मतलब है कि 24वां जो उच्च न्यायालय भारत में स्थापित किया गया वो 2019 में हैदराबाद में, और उस उच्च न्यायालय का नाम क्या है, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय उसका नाम है। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारा 12वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय से ही संबंधित है। भारत का नवीनतम मतलब जो सबसे लास्ट में जो 25वां उच्च न्यायालय है वो कब और कहां स्थापित किया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है भारत का 25वां उच्च न्यायालय, ठीक है। तो भारत का जो ये 25वां उच्च न्यायालय है जो सबसे नवीनतम है वो कब और कहां स्थापित किया गया? तो याद रखना है कि ये भी 2019 में ही स्थापित किया गया। 2019 में कब स्थापित किया गया? 2019 में। और ये आपका जो है कहां स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। कहां? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी कहां? तो अमरावती में। अमरावती में। तो याद रखना है कि भारत का जो सबसे नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय है वो भी 2019 में, 24वां और 25वां दोनों 2019 में ही स्थापित किया गया। और लेकिन ये 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया, ठीक है, समझ गए। आगे हमारा प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय आपसे पूछा जा रहा है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है कि 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है कि 28 जनवरी 1950 को। कब? 28 जनवरी 1950 को। देखिए कहीं कहीं 26 जनवरी भी लिखा हुआ रहता है, तो याद रखना है कि 26 जनवरी को ये बनकर तैयार हुआ और 28 जनवरी को ये क्या हुआ? अस्तित्व में आया। तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वो 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, जनवरी 1950। हो सकता है वहां कंफ्यूजन के लिए 26 जनवरी देगा तो ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, यानी बनकर जो तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया और अस्तित्व में कब आया? तो 28 जनवरी 1950 को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में आया। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है जो कि क्रिकेट से है कि वनडे विश्व कप यानी 2023 में जो विश्व कप संपन्न हुआ, तो वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो 2023 में जो आपका क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें पहले भारतीय यानी पहले भारतीय की बात हो रही है कि सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो याद रखना है कि वो कौन है? केएल राहुल है। क्या है? तो केएल राहुल है, जो कि मात्र 62 गेंदों पर, कितने गेंदों पर? तो 62 गेंदों पर क्या किया? अपना शतक पूरा किया। तो याद रखना है कि केएल राहुल जो है एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि विश्व कप में, कब? तो विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने मात्र 62 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है अगला, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है कि वनडे इतिहास में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? वनडे इतिहास में, ठीक है। ये वनडे इतिहास की बात किया जा रहा है कि 50वां शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? इससे पहले जो था 49 शतक वो किनके नाम था? तो सचिन तेंदुलकर के नाम था, लेकिन उसको तोड़ करके, उनके रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया कीर्तिमान 25वां शतक लगाने का जो बनाया वो कौन है? तो याद रखना है विराट कोहली है। विराट कोहली हैं जिन्होंने वनडे इतिहास में 50वां शतक पूरा किया। और किसके खिलाफ? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में जो वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें, सेमीफाइनल जो हुआ था उसमें क्या हुआ? विराट कोहली ने अपना 50वां शतक पूरा किया, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की इसमें हार हुई, लेकिन फाइनल तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी फाइनल हुई वो हम लोग हार गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए यानी समाप्त करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? देखिए, ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। क्या है? ऑपरेशन गरुड़। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑपरेशन गरुड़, तो ऑपरेशन गरुड़ के माध्यम से ये एक जो है सीबीआई के द्वारा ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए जो चलाया गया ऑपरेशन है, जो अभियान है वो है, क्या है? ऑपरेशन गरुड़। इसके माध्यम से सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए क्या किया? मतलब एक प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कि आईसीसी विश्व कप 2023 जो कि हाल ही में खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो जो आईसीसी विश्व कप 2023 था उसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो किनको? तो याद रखना है कि शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। ठीक है, समझ गए ना? तो 2023 में जब आप देखते होंगे क्रिकेट तो उसमें आपको शाहरुख खान का प्रचार ऐड आता होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बने? तो 2023 में जो विश्व कप हुआ उसका वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, आगे है कि भारत पेट्रोलियम, यानी भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? तो भारत पेट्रोलियम, किसकी बात किया जा रहा है? तो भारत पेट्रोलियम का जो ब्रांड एम्बेसडर, जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किनको? तो याद रखना एक क्रिकेटर हैं जो कि जिनका नाम है राहुल द्रविड़। क्या है? राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है कि पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन बनी? तो याद रखना है कि पानी के नीचे चलने वाली भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन बनी वो है कोलकाता मेट्रो ट्रेन। क्या है? कोलकाता मेट्रो ट्रेन। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पानी के नीचे जो चलने वाली भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन बनी वो बनी कोलकाता मेट्रो ट्रेन। और ये किस नदी में चलेगी? तो हुगली नदी में, यानी हुगली नदी में, यानी उस नदी की गहराई में जो है 520 मीटर लंबी सुरंग, 520 मीटर लंबी सुरंग में ये चलेगी। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हुगली नदी की गहराई में 520 मीटर लंबी जो सुरंग है उसमें, जो कि कहाँ है? तो कोलकाता मेट्रो ट्रेन चलेगी। ये भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है जो पानी के अंदर चलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अब जो हमारा लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का वो है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना? तो देश का जो सबसे बड़ा, यानी भारत का जो सबसे बड़ा रबर डैम बना है वो कहाँ बना है? तो याद रखना है कि ये गया, यानी जो कि कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार राज्य का एक जिला है गया, वहाँ जो है देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है और इस रबर डैम का नाम है गयाजी रबर डैम। गयाजी रबर डैम। और ये किस नदी पर बना है? तो फल्गु नदी पर बना है। फल्गु नदी पर बना है। तो याद रखना है कि फल्गु नदी जो कि गया यानी बिहार में फल्गु नदी के तट पर क्या किया गया है? तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है जो गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो बस आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।